वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक चीज़ कहना चाहूँगा, बस आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आप जानना चाहते हो कि क्यों एस एग्ज़ाम इतना टफ है, लोग क्यों इसको बोलते हैं कि इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और डेफिनेटली एग्ज़ाम मुश्किल है, टफ है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है, बाहर की सर्टिफिकेशन है अमेरिका की। तो इसका जो कह सकते हो एग्ज़ाम लेवल है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अप होता है बाकी अदर सर्टिफिकेशन से, अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी नेशनल हमारी जो सर्टिफिकेशन है उससे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आप सभी जानते हो कि इसकी जो प्रिपरेशन है पूरी, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, या सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। तो आप में से काफ़ी लोग, ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जानते हो एस के बारे में। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरे को वॉच कर रहे हैं। तो बस आपको यही कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, कि पूरा सॉल्यूशन दूंगा क्यों इस एग्ज़ाम को लोग पास नहीं कर पाते और कैसे इसको पास करना है। यहाँ पर कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपका शेयर करूँगा और डेफिनेटली इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो आपको बातें बताऊँगा आप उसे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, पहले चीज़ समझ लेते हैं कि एस एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट लोगों को क्यों लगता है, लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि एस डिफिकल्ट है तो उनके हिसाब से ऐसा क्यों है। पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये कि लोग ये सोचते हैं कि भाई अमेरिका की सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, अमेरिका की सर्टिफिकेशन, तो डेफिनेटली इनका लेवल हमसे ज़्यादा होगा, तो इनकी जो स्टडी है हम ज़्यादा, मतलब ये लोग ज़्यादा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो इनका जो कोर्स है तो ये बहुत ज़्यादा टफ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल को दिमाग से निकाल दो। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। देखो, ये जो एग्ज़ाम है इसको हम, जब आप ये समझ लीजिए, जब हाई स्कूल पास आउट करते हो, ठीक है, मतलब आप मान लो अगर 12th पास आउट हो तो उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो और इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो। कहने वाला सिंपल सा ही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना कोई मुश्किल है नहीं, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे लोग आते हैं जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जो अभी बहुत यंग है तो बस वो इस क्राइटेरिया से थोड़े बाहर है, बट डेफिनेटली जब वो इन फ्यूचर में वो प्लान करेंगे तो वो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और बहुत कुछ रॉकेट नहीं है कि भाई हमको कोई मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, कोई बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि बहुत टफ होने वाला। रीज़न क्यों? क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है कंपेयर टू अदर सर्टिफिकेशन। अदर क्या, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, बट अभी इतना समझो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो ये दूसरी चीज़ ये कि अब आता है लोगों के दिमाग में यार इंग्लिश में होगा, ठीक है, पूरा एग्जाम इंग्लिश में होगा, साइंस होगी बहुत ज़्यादा टफ। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहूँगा। देखो, इंग्लिश का मतलब समझो पहले। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, अब उसको एक लैंग्वेज की तरह लो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इट्स ओके, बहुत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कि अगर हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती है तो हम इस एग्ज़ाम के लिए मतलब इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, तो बेसिकली कहने इसमें कोई वो चीज़ है नहीं कि यहाँ पर आपको किसी से इंग्लिश में बात करनी है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, पढ़ने आती है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ होगी। तो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। अब बात करें साइंस की। साइंस सिर्फ आपको अगर 10th लेवल तक की साइंस आती है, 10th की जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, इनफ, बहुत है। ठीक है, अगर इतनी साइंस भी अगर अच्छे से आती है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो ये आप लोगों के दिमाग में डाउट खत्म हो चुका है आई होप अभी तक कि आपको क्या क्या चीज़ें अब आप खुद देखो, आप में जितने भी लोग हो, कि आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ 99% लोग, जो लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे, उनको वो इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे होंगे कि उनको इतनी सारी चीज़ें तो आती होंगी, इतनी इंग्लिश समझ में आती होगी कि लिखना पढ़ना समझ लेंगे, इतनी बेसिक साइंस पता होगी कि जिस मतलब 10th पास आउट कर रखा है उसको थोड़ी बहुत बेसिक साइंस तो पता होती है। चलो मान लो वो भी नहीं पता, तो उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत तो आती होगी। ठीक है, अब देखो, अब फिर भी मान लो अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी कि यार एग्जाम के लिए किस एकेडमी पे जाएं, ठीक है, कहाँ पे तैयारी करें। पहले मैंने आपको कहता है अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। एग्जाम के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, तो अगर आप किसी अकेडमी पे जाते हो तो बस सिंपल से आप उनको पैसे पे कर रहे हो सकता है आप उनको एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर दो, वो एक्स्ट्रा चार्ज लें आपसे एग्जाम के लिए एनरोल करने के लिए। तो आप अपना एक्स्ट्रा चार्ज मत दो, अपने आप ही एग्जाम के लिए एनरोल करो। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो करना क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, पहले ये समझ लो। आप चाहे किसी अकेडमी पे जाके पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी पढ़ो, ये आपके ऊपर है, बट लोग गलती क्या कर रहे हैं ये समझो। लोग गलती क्या करते हैं, जब वो एग्जाम के लिए एनरोल करते हैं, डेफिनेटली उनके पास फिर या तो एनरोल करने से पहले अगर किसी अकेडमी पे जा रहे हो तो वो पहले आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम के लिए एनरोल कर लेते हो, फिर उसके बाद आप प्रोसीजर आगे फॉलो करते हो। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले आप एग्जाम के लिए एनरोल ना करो। ठीक है,
अब एग्जाम के लिए एनरोल नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको बुक्स कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। इसका भी सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो समझो, मान लो अब आपके पास बुक आ चुकी है, आपने भी एग्जाम के लिए एनरोल नहीं किया, आप पढ़ाई करना आपने शुरू कर दी है, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, आप बुक उठाओगे और बुक को पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब आप में से बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं, समझना पहली चीज़, सबसे पहली मिस्टेक आप में से बहुत से लोग ये करते हैं कि बुक को पढ़ते हैं। पढ़ने वाला क्या है, उसको पढ़ तो लो बट आपने समझा क्या, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, ये है पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 4, ये है पेज नंबर 5, ये है पेज नंबर 6, ठीक है। मान के चलिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे थे एनाटॉमी, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे आपने पढ़ा ह्यूमन मूवमेंट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन मूवमेंट या प्लेन ऑफ मूवमेंट है, कुछ भी कह सकते हो। पेज नंबर 2 पे आपने पढ़ा अपना ह्यूमन अपने मसल्स के बारे में, मान लेते हैं कुछ भी ऐसे रैंडम लेके चलते हैं, मसल्स के बारे में। पेज नंबर 3 पे पढ़ा आपने एक्सरसाइज के बारे में। तो ऐसे इसी तरीके से आपने ये सब पढ़ा, तो आपने ऑलमोस्ट पूरे 6 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है। समझना इसको जो समझाना चाह रहा हूँ। बट आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने जो ये पेज पे पढ़ा है, क्या आपने जो भी पढ़ा क्या आपको वो समझ में आया? जब तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप दूसरे पेज पे चले कैसे गए, ठीक है। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए 1% को मान लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया, आपने पढ़ा, आपको ये पेज समझ में आ भी गया, ठीक है। तो आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और आप आ गए एंड पे, ठीक है। सिर्फ आपने पढ़ा है, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद क्या होगा, अब 2-3 हफ्ते बीत गए, आप अगले चैप्टर्स पे चले गए, ध्यान सुना मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अगले चैप्टर्स पे चले गए, सेम वो भी आपको समझ में आ गया, आप वहाँ तक पहुँच गए। ये हाँ, अगर कोई इंसान इस तरीके से उसको समझ में आ रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो समझ के आगे पहुँच गया, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ पे नुकसान ये हुआ कि उस बंदे ने पढ़ तो लिया, समझ में भी आ गया, बट वो भूल जाएगा। क्यों? रिवाइज नहीं हो रहा ना भाई, रिवाइज करना भी तो ज़रूरी है ना। अब रिवाइज के लिए क्या आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा पूरा, कि भाई बार बार मैं इसको पूरा पढ़ूँ बुक को? अब आप में से बहुत लोग क्या कहोगे कि सर हम एक काम करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं आप लोगों ने नोट्स बना लिए, ठीक है। आपने क्या करा, आपने इन 6 पेजों को 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझना जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने क्या करा, इन 6 पेजेस को 3 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया, आपने नोट्स बना लिए। आपने नोट्स बनाने बैठे, अलग अलग करके पेन लिए, मार्कर लिए और लगे पड़े हो, बना लिए नोट्स कंप्लीट, ठीक है। मान लेते हैं बना लिया आपने, ठीक है। अब मुझे बस अब एक चीज़ ये बताओ, जो आपने 6 पेजेस में पढ़ा है, आपने इसको 3 पेजेस में लिखते दिया, क्या ज़रूरी है कि कुछ चीज़ छूटी नहीं होगी? जाहिर सी बात है भाई, डेफिनेटली कुछ ना कुछ छूटा होगा, और मान लो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप दोबारा फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा पढ़ोगे, दोबारा 2-3 पेज और लिख दोगे। आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ इसी चीज़ को दोबारा लिख दिया। यही होता है हर किसी के साथ जब भी बंदा नोट्स बनाने बैठता है, ठीक है। सिर्फ टाइम वेस्ट होता है एक तो लिखने में, दूसरा नोट्स बनाने में, ठीक है। अपने नोट्स बनाने, ठीक है, आपने मान लो आपने कर भी लिया, आपके काम भी आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप ये प्रोसीजर आप उसको अच्छे इस प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको पूरी बुक खत्म करने में, इस तरीके से हर चैप्टर के नोट्स बनाने में, करने में कम से कम मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 8 से 10 महीने कहीं नहीं गए। इस तरीके से अगर पढ़ोगे 8 से 10 महीने कहीं नहीं गए, ध्यान से समझना। अब 8 से 10 महीने हो गए, आपने एग्जाम डेट सेलेक्ट करी थी, मान लो आपने सोचा मैं 1 साल के अंदर एग्जाम दूंगा, तो आपने एग्जाम के लिए पहले एनरोल कर दिया, तो आपने 8 महीने इसमें लगा दिए, बच्चे आपके पास 4 महीने या 3 महीने मान लेते, कुछ भी टाइम मान लेते, मान लो 3 महीने मान लेते हैं, आपने आपने कुछ आपका जो ड्यूरेशन बचा आपका एग्जाम डेट का, वो मान लो आपके पास 3 महीने बचे, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, अब ये हम समझते हैं अब आपके पास 3 महीने बचे एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने बुक पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए, अब आप क्या करोगे, जब आपका एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम के 2 महीने दोबारा इन नोट्स को पढ़ोगे, अच्छे से रटोगे, लगे पढ़ो। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? मैं बताता क्यों। आप इसको कितने भी पढ़ लेना, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आपसे ये थोड़ी ना कहेगा एग्जामिनर, ये जो भी आपका सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है कि भाई जो आपने पढ़ा उस नोट्स को लिखो यहाँ पे। आपका एग्जाम क्या है? MCQ, ठीक है, MCQ एग्जाम है। अब आप सभी जानते हो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमेशा 4 ऑप्शंस होते हैं। अब आप सोचोगे कि जब वो 4 ऑप्शन है तो हमें तो पता है, हम आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन का जवाब दे देंगे। आप लोग बहुत से लोगों दिमाग में चल रहा होगा, बट भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। आंसर तो बात की बात है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं आज आप इस तरीके से पढ़ के आना, मैं आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा।
20 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे। रीज़न क्यों? क्योंकि भाई आपने नोट्स बनाए हैं, आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से पढ़ा है, आपने सिर्फ वो पढ़ा है जो आपको समझ में आया, बट आपने अपने आप को चैलेंज नहीं करा, आपने क्वेश्चंस नहीं करे जो कि एग्जाम में आने वाले। आप क्वेश्चंस कभी भी सीधे सीधे नहीं पूछते। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स के जब हम स्क्वाट्स करें, बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ, मान लो अगर मैं स्क्वाट्स करूँ, जब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो हमारी कौन सी मसल वर्क कर रही है, ठीक है, मेन वर्किंग मसल कौन सी है, तो आप क्या कहोगे कि भाई नी के अंदर फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप स्क्वाट करो तो आपके क्वाड्रिसेप मसल वर्क कर रही है। जिन लोगों को पता है, थोड़ा पढ़ रखा है, उन्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये होगा सिंपल तरीके से पूछना। बट अब आपसे ये पूछ लें कि जब आप स्क्वाट्स करते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रिकली और इसेंट्रिकली मसल कौन सी मसल वर्क करती है जब आप डाउनवर्ड फेस में जाते हो, मतलब जब आप नीचे बैठते हो। अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो मैं दोबारा रिपीट, जब आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस है, उस फेस कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक फेस के अंदर कौन सी मसल वर्क करती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि आपने ये पढ़ा था कि जब स्क्वाट्स करते हैं तो हमारा जो डाउन मूवमेंट, जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारी जो मूवमेंट आ रही है हमारे क्वाड मसल से आ रही है, ठीक है। आपने कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक भी पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं मसल का शॉर्ट होना, और जब उस मूवमेंट को, जब हमारी मसल लॉन्ग होती है, मतलब उस मूवमेंट को वापस लेके जाते हैं तो उस मसल का लॉन्ग होना, उस मूवमेंट को होता है इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट भी आपको पता थी, बट यहाँ आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर पाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाए। तो मोस्ट ऑफ जो लोग 90% जो मुझे लगता है लोग जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं सिर्फ इसी चीज़ में मिस्टेक, कि वो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो क्वेश्चंस पे जाते ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए आप, अगर आप क्वेश्चंस करने लग जाओ तो क्या होगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन, जब क्वेश्चन गलत करोगे तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, दोबारा कोई, अब मतलब इस प्रोसीजर पे आ गए, आप क्वेश्चन करने लगे, आपने क्या देखा कि भाई अब मेरे पास 3 महीने मैं क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, आपने 3 महीने क्वेश्चन पे फोकस करा, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन के जो जवाब ढूंढोगे ना, अगर आप गलत करोगे, ध्यान सुनना, मान लो मेरे पास मैंने एक आपको जो वाला क्वेश्चन बोला, अब आपको उसका आंसर नहीं समझ में आया, आपको गलत आंसर आया, तो उसका आप जवाब ढूंढने के लिए क्या करोगे, आप अपने नोट्स को छानोगे दोबारा, ठीक है। अब आपके उस नोट्स में वो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर दोबारा बुक पे आ जाओगे। भाई बुक तो आपकी कोरा पेज है, कुछ भी नहीं लगाया आपने उसके ऊपर, कुछ मार्क कुछ भी नहीं कर रखा आपने, तो सिर्फ नोट्स बनाए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ रहा है समझ में क्या, यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से वर्क कर ही नहीं रहे हो। हर ये जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, हर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है उसकी टेक्निक मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं। इसी तरीके से, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हर एग्जाम में लोग इसको फॉलो करते हैं और हर बार फेल या बहुत कम चांसेस होते हैं पास होने के, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस वजह से आप फेल हो रहे हो। अब मैं अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीका बताऊँ, वो स्मार्ट वर्क, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा वो अब है सिंपल सा। मान लीजिए मेरे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, हाईलाइटर जिसे हम बोलते हैं, हम बुक को, जब हम हमारे सामने बुक होती है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे पास हाईलाइटर रखते हैं। तो मैं क्या करता था अपने टाइम पे, मेरे पास हमेशा 3 हाईलाइटर्स होते थे, जिसके अंदर एक हाईलाइटर मैं एज अ पेंसिल लेता था, बाकी 2 मेरे ऑरेंज और ग्रीन होते थे। तो मैं हमेशा जो ग्रीन वाला जो मार्कर है, जब भी मैंने कोई चैप्टर पहली बार पढ़ा, ध्यान सुनना, जब भी मैंने कोई चैप्टर पहली बार पढ़ा तो मैं उसकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आई, मुझे लगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको मार्क कर लिया इस तरीके से। और जो समझ में भी नहीं आई ना, लगा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मार्क कर लिया, मतलब जो समझ में भी नहीं आई उसको भी मार्क कर लिया, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। सेम मैंने यहाँ करा, मैंने पहली बार पढ़ा पेज वाला, मैंने इसको मार्क कर लिया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने इसे मार्क कर लिया, मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने इसे मार्क कर लिया, मैंने पहली बार पढ़ा, इसे मार्क कर लिया, मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने इसे भी मार्क कर लिया, ठीक है, समझ में आई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इस मैंने कहा नोट्स तो मुझे बनाने ही नहीं है, मैंने हटा दिए, नोट्स नहीं चाहिए मेरे को, मेरे डिसीजन लिया ही नहीं, मेरे को नोट्स बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मेहनत तो कम हो गई। अब आप लोग सोचो सर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप कहाँ स्मार्ट वर्क किया, अभी बताता हूँ किया, ठीक है, ये सब कर लिया, ठीक है, मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हो गया इस हिसाब से। अब मैंने क्या किया, मैं आ गया भाई एमसीक्यू क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर चैप्टर में से उठा लिए मैंने, ठीक है, क्योंकि बुक्स अवेलेबल, मैंने बुक्स परचेज करी और मुझे वो बुक्स मिली जहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सेम चैप्टर के क्वेश्चन उठा लिए। अब मैंने क्वेश्चन को करने लगा, तो मैंने देखा यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे एक चैप्टर के, मान लेते हैं 100 क्वेश्चन थे, तो मैंने 100 में से ना, सुनना ध्यान से, सिर्फ 10 कर पाया, सुनना 10 कर पाया मतलब जिसके मुझे आंसर पता था कि ये हो सकते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। 10 मैंने किए जिसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन किए, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन किए कौन से 20 जो मुझे लगा इसका आंसर ये हो सकता है, और जिसके अंदर मेरे 10 गलत निकले और 10 सही निकले, ठीक है। बच्चे कितने 80 क्वेश्चन मैंने करे ही नहीं, क्यों नहीं करे, क्योंकि मुझे उनका आंसर नहीं आता था। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जो मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए ना, मैंने वापस बुक में गया, दोबारा ध्यान सुनना, बुक में चला गया दोबारा,
अब मैंने उठाया अपना दूसरा मार्कर, कौन सा मार्कर, मैंने ऑरेंज मार्कर उठाया, मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा एक और इंपॉर्टेंट लाइन मुझे मिल गई, मुझे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया, मुझे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टडी मिल गई, मुझे इसके अंदर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मिल गई। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने दोबारा पढ़ना तो मुझे और इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, ठीक है, सेम रिपीट ये चीज़ करी, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस प्रोसीजर को करने में कोई टाइम नहीं लगता ज़्यादा, ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ कंटेंट तो पढ़ लिया था ना पहले ही, फिर उसको दोबारा तो पढ़ रहे हो, तो उसमें समझने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बस हमने जो नई चीज़ पढ़ी उसमें टाइम आप लगा रहे हो। तो ये बहुत कम टाइम के अंदर आप कर सकते हो। सेम मैंने आगे मैंने सब में ऐसे किया और मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं दोबारा आ गया इन क्वेश्चन पे, तो भाई जो मेरे 10 गलत थे ना उसके मुझे आंसर मिल गया कि क्या ये गलती मैंने क्या कहाँ करी थी, मैंने 10 को सही कर लिया और मैंने ना हाईलाइट भी कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो गलत करे थे। तो इन फ्यूचर मुझे जब रिवाइज करना होगा ना, ध्यान से सुनना, मैंने ये 10 जो गलत थे ना मैंने इनको भी हाईलाइट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब इन फ्यूचर मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं इन 10 को नहीं देखूंगा जो मैंने पहली बार में सही कर ही दिया, तो मैं इनको क्यों रिवाइज करूँ? जो मैंने गलत कर दिए थे, गलत करा फिर मैंने सही कर लिया, मैंने उन्हीं को दोबारा रिवाइज किया। तो मतलब समझना कहने का, जो मैं गलत कर रहा हूँ उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब बच्चे 80 तो मैं ये मुझसे हुए ही नहीं थे, तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इनका कोई ऑप्शन नहीं लगाया था क्योंकि मैंने तुक्का नहीं मारा। मैंने कहा भाई यहाँ पर तो मैं दिमाग से काम करूँगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मैंने 80 क्वेश्चन पर ट्राई मारा। मैंने 80 क्वेश्चन में से मान के चलो मैंने अब की बार 50 कर दिए। कितने बचे? 30, ठीक है। 30 सुनना, 50 करे इसमें बचे 30। अब मैंने इस 50 के अंदर 40 सही करे, 10 गलत कर दिए। ध्यान सुनना, 40 सही करे, 10 गलत कर दिए और अभी 30 मेरे रह गए। फिर क्या करूँगा? मैंने उठाई अपनी पेंसिल जो मेरे पास लास्ट थी ऑप्शन, मैंने दोबारा पढ़ना शुरू करा। मेरी बुक पूरी तरीके से रंग चुकी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो मैंने ग्रीन से मार्क किया, फिर मैंने ऑरेंज, अब आ गया पेंसिल पे, फिर मैं दोबारा पढ़ना शुरू करा। मैंने फिर पेंसिल ली और फिर मैंने पेंसिल से दोबारा, मान लो ये पेंसिल है, ठीक है, मैंने से दोबारा करा पढ़ा था और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती गई, मैंने कर दिया पूरा कंप्लीट ये दोबारा चैप्टर। और मैंने हर बार इंपॉर्टेंट ढूंढा और मुझे पता है कि ग्रीन से मैंने क्या मार्क कर रखा है, मैंने ऑरेंज से क्या मार्क कर रखा है और पेंसिल से क्या मार्क कर रखा है। मैं दोबारा पहुंचा। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जो 10 क्वेश्चन जो गलत हुए थे ना मैंने उनको सही किया, उनके आंसर मुझे मिले, मैंने ठीक कर लिया, मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया नेक्स्ट टाइम के लिए। क्यों? जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं खाली इन 10 को रिवाइज करूंगा, इन 40 को क्यों करूंगा? ये तो मैंने सही कर लिया ना, इनको 40 करने की जरूरत, इन 40 को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है ही नहीं। मैं आ गया इस पे 10 पे, ठीक है। मैंने 10 को करा। सेम अब ये 30 क्वेश्चन बचे थे, मैंने इस 30 क्वेश्चन को करा और इस 30 क्वेश्चन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट मैंने 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सही कर दिए मान लेते हैं, फिर दोबारा 5 गलत निकले। तो मैंने क्या करा, मैंने सेम, अब 5 क्वेश्चन मैंने सब कुछ पढ़ चुका था, मुझे ये पता है कि ये जो 5 क्वेश्चन का जो जवाब है ना मुझे किस पेज पे मिल जाएंगे। बताओ है स्मार्ट वर्क क्या नहीं है? मुझे ये पता चल चुका है कि इस 5 क्वेश्चन जो मेरे से हुए नहीं है इसके जवाब मुझे कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये है तरीका पढ़ने का, ठीक है। इस प्रोसीजर के अंदर आपका एक तो टाइम बहुत कम लगेगा, दूसरी चीज़ बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लोगे। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैंने जिस अकेडमी से मैंने तैयारी करी थी, मेरे को उन्होंने वो कुछ नहीं पढ़ाते थे, कुछ भी नहीं, उनको मतलब मेरा पैसे वेस्ट किया, लगभग मैंने 70-80 हज़ार रुपये की फ़ीस पे करी, मेरा सब वेस्ट किया, ठीक है। उस टाइम पे, ठीक है, मतलब मैं तो स्कूल बॉय था, मेरे पेरेंट्स से पैसे लिए बड़े मुश्किल से, वो पैसे मेरे वेस्ट गए। तो जब मैं एग्ज़ाम के नियर आया ना, बस मेरे साथ एक चीज़ अच्छी थी कि मैं हमेशा स्मार्ट वर्क करने में बिलीव रखता हूँ। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, अपने दिमाग से सोचा, मैंने ये आइडिया निकाला कि मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है। अब आप देख लो, आप 1 साल पढ़ाई कर लो और या 3 महीने इस तरीके से पढ़ाई कर लो, क्या डिफरेंस दिखा। मैंने 3 महीने इस तरीके से पढ़ाई करी, तब जाके मैं पास हो गया और अच्छे मार्क्स से पास हुआ। मेरे ऑलमोस्ट आए थे 620 मार्क्स। अब बहुत लोग कहेंगे कम है, बहुत लोग कहेंगे ज़्यादा है, मेरे हिसाब से ठीक है भाई, मैं पास हो गया। क्योंकि इन लोगों के पास ना मार्किंग, ना ये ग्रेड मार्किंग रखते हैं, ना ये मार्क्स का इनका कोई पंगा नहीं। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा एग्जाम पास करो, जो बंदा फर्स्ट आ रहा है, मतलब जिसके बहुत ज़्यादा नंबर है और अगर आप पास हो, दोनों बराबर हो हमारे लिए, ठीक है। किसी के सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिख के देंगे कि भाई ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, सब बराबर, सब आप ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। बहुत अच्छा तरीका है इनका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराने का। तो ये है तरीका सच में पढ़ने का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अब हम पढ़, चलो ठीक है सर, पूरा तरीका समझ में आ गया, कहाँ से पढ़े। सेम जो लोग पहली बार है उनको नहीं पता, जो लोग बहुत टाइम से उनको पता है। पहली चीज़ ये कि मैंने बुक्स प्रोवाइड कराई है बिल्कुल फ्री ACPT की, जो कस्टमाइज है, मैंने खुद कस्टमाइज करी है। तो बुक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कितनी? पूरी कंप्लीट आपको बुक्स में, बट वो चैप्टर वाइज मिलेंगी, ठीक है, PDF फॉर्म में। दूसरा, क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन मैनुअल, वो आपको प्रोवाइड मैं कराऊंगा, ठीक है। साथ के साथ मैं मंथ के अंदर 1 या 2 क्लास, 1-2 फ्री सेशंस रखता हूँ बिल्कुल फ्री, जिसके अंदर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। 1 से 2 सेशंस मेरे फ्री होते हैं एवरी मंथ।
जिसके अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। बस इसके अंदर ये जो सिलेक्शन होता है, ये कुछ क्राइटेरिया उस पर सिलेक्शन होता है। वो क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि मेरी टीम ये एनालाइज करती है कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो ये कैसे पता चलता है, देखो जिस बंदे ने पहले मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मैंने उसको बुक भेजी, चैप्टर 1 सेंड किया। चैप्टर 1 सेंड करने के बाद मैंने क्या देखा कि उस बंदे ने, मेरी टीम ने क्या देखा, उस बंदे ने वो पढ़ा, उसने अच्छे से पढ़ाई की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसने अच्छे से पढ़ाई करी। उसने फिर 1-2 हफ्ते बाद अप्रोच किया कि सर मैम ये सर या मैम मैंने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर, मुझे नेक्स्ट चैप्टर दे दीजिए। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कौन कितने इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, मैं एक साथ किसी को पूरी बुक सेंड नहीं करता, सिर्फ इसी रीज़न से मैं देखना चाहता हूँ कौन कितने इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो बुक्स मिल गई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर 1-2 सेशंस मिल गए। तो ये ठीक है, अब आप आ जाओ, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ये सब हो गया, सेल्फ स्टडी कर लोगे आराम से। अब करोगे सर मान लो मैं थोड़ा वीक हूँ, साइंस में मेरी कमज़ोर है, फिर मैं क्या करूँ? तो गाइज़ मैं इसी कंटेंट को फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं मुझसे। ठीक है, और जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, और मेरी पेड क्लासेस भी होती हैं इसी की सेम चीज़ की। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सर जब आप इस कोर्स को फ्री भी पढ़ा रहे हो और पेड भी पढ़ा रहे हो, 2 तरह के लोग आए मेरे पास। एक तो बहुत नेगेटिव थे और एक सुपर पॉजिटिव थे। सुपर पॉजिटिव लोग ऐसे थे, उन्होंने बस ये बात बोली कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, जब हमें ज़रूरत लगेगी हम ज्वाइन करेंगे। मैंने उनको ये बोला कि जब आपको ठीक लगे तब ज्वाइन करो। और कुछ लोग ऐसे भी आए जिन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने यूट्यूब के थ्रू पढ़ा ही पढ़ा और जिन्होंने मेरे बैच भी ज्वाइन करे। तो बस उनका एक ही क्वेश्चन था मेरे से कि सर डिफरेंस क्या है कि आप पेड भी इस कोर्स को पढ़ा रहे हो, फ्री भी पढ़ा रहे हो। मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ोगे मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो, जब यूट्यूब के थ्रू पढ़ोगे तो इनडायरेक्ट कनेक्ट हो। अभी आपके ऊपर है कि आपका इनडायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है या डायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है। आपका अगर डायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है तो वैसे काम चलाओ, और अगर इनडायरेक्ट तरीके से काम बन रहा है तो वैसे काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस रखी। तो इसके बावजूद मेरे साथ बहुत आज स्टूडेंट जुड़े पड़े हैं और सबको मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस सबकी हो रही है। ठीक है, जो लोग अभी शुरू करा है, जिनको भी कुछ खास पता नहीं, तो उनको मैं रिकमेंड सिर्फ यही करूंगा, पहले आप फ्री कोर्सेज जो मतलब जो यूट्यूब पे मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ वही सेम कंटेंट में क्लास में पढ़ाऊंगा, बट डिफरेंस आपको बता दिया कि डायरेक्ट कनेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्ट। तो आप पहले यूट्यूब से शुरू करो, ठीक है, जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और ये बुक्स वगैरह आप सोच लो कि बुक्स और एक क्वेश्चन पेपर और 1-2 सेशन तो फ्री बता दिए, क्या बुक्स के और क्वेश्चन पेपर के पैसे पे करने पड़ेंगे? ये जो मतलब स्टडी मटेरियल जो बेसिकली जिसे हम स्टडी मटेरियल बोलते हैं, क्या उसके पैसे पे करने पड़ेंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी पे नहीं करना। ठीक है, सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस एक चीज़ कहूँगा, जिस दिन तैयारी हो जाए अच्छे से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना और मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अप्लाई करने से पहले मुझे बताना कि सर मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई है, मैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और जब एग्ज़ाम पास हो जाओ, ठीक है, तो मुझे मेंशन ज़रूर करना, अपनी स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, बस इतना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो लोग मेरे से यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, बाकी जो लोग मेरे साथ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में हैं उनके साथ तो मैं खड़ा ही हूँ, आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पर तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको हम टैकल करेंगे मिलके। ठीक है, तो गाइस ये था आज का हमारा पूरी वीडियो, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया, स्ट्रैटेजी बताई पूरी तरीके से कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी कोर्सेज की भी होगी, साथ साथ एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि एस के जब आप एग्जाम में बैठोगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब पूरा एग्जाम का पैटर्न है क्या, उस पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से हमें, मतलब ये तो बचा किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अब मेन ये रहेगा कि हमें अपने एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है पढ़ने के लिए। एक अगर हम उसको पीरियडिकली डिवाइड करें कि हमें किस तरीके कहाँ से शुरू करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। ठीक है, वैसे यूट्यूब पर मैं उसी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ कि पहले मैंने वो चैप्टर्स लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको शुरुआत में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, बट फिर भी हम इसके बारे में और आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ये लाइव सेशन शुरू करूँ। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है लाइव सेशन लेने के लिए फ्री वाला, ठीक है, मेरी टीम को मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल वगैरह सेंड कर देना। ठीक है, सेम जो प्रोसीजर है आपको बताया कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है उसका ध्यान रखना, उस बिहाफ से आपको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर आप उस सेशन मुझसे मिलोगे, डायरेक्ट बात करोगे, जो भी क्वायरी हो, जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो गाइज टेक केयर, बाय बाय।